कहाँ पे लेके आ गए यार। इस बार तुम लोगों पर छोड़ा ना, इसलिए तुम लोग इस टूटे फूटे खंडर में लेके आ गए। अबे किला ही देखना था तो कोई ढंग का किला तो ढूंढते कम से कम। इतना अरे यार, ये तुम लोग कहाँ पे लेके आ गए यार। इस बार तुम लोगों पर छोड़ा ना, इसलिए तुम लोग इस टूटे फूटे खंडर में लेके आ गए। अबे किला ही देखना था तो कोई ढंग का किला तो ढूंढते कम से कम। इतना टूटा फूटा तो नहीं होता ना यार। अमित किले को देखकर मुंह बनाता हुआ राजीव से बोला, मेरे भाई, अच्छे भले किलों में तेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। पहली बात तो वहां पे सिक्योरिटी बहुत टाइट होती। अबे बहुत सर्च मार के मैंने इस किले का पता लगाया है, और खास बात, ये किला भूतिया है जिसमें सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम लोग रात भर आसानी से घूम सकते हैं। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कहते हैं यहाँ पर हर अमावस्या को मौत का तांडव होता है। राजीव बोला, ओ तेरी, मेरी मम्मी ने ना आज सुबह ही अमावस के लिए पंडित जी की थाली निकाली थी। इसका मतलब अमावस आज है, विनय बोला। चलो, इसका मतलब है आज कम से कम एक आधे भूत का सामना तो हो ही जाएगा। साला वरना खाली हाथी लौटना पड़ता यार। कहकर अमित जोर से ठाका मारकर हंस पड़ा, और बाकी सभी उसके साथ हंसे। और अब सब अंदर चले गए। सबने अपनी अपनी पेंसिल टॉर्च जलाई और उसी के सहारे हर चीज को देखने लगे। किला जर्जर होते हुए भी बहुत शानदार था। साफ पता चल रहा था कि किसी जमाने में बेमिसाल रहा होगा। राजीव सबको किले की कहानी सुनाने लगा। कभी इस किले ने बड़े शानदार दिन देखे थे, पर फिर यहाँ का राजा अचानक युद्ध में हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। जीतने वाले राजा ने बड़ी बेरहमी से ना सिर्फ राजा का, बल्कि यहाँ की तकरीबन सारी प्रजा का कत्ल कर दिया। सिर्फ कुछ ही लोगों को छोड़ा उसने, ताकि उन्हें वो अपनी चाकरी में लगा सके। लेकिन उनका भी इतना बुरा हाल कर दिया उसने कि अगर वो मर जाते तो शायद बेहतर होता उनके लिए। और अब जीतने वाले राजा ने इस किले में रहना चाहा, तो एक एक करके होते हादसों ने और लोगों के साथ हुई भयानक घटनाओं ने उसे समझा दिया कि जिन लोगों को उसने बेरहमी से मारा था वो अभी तक यहीं हैं। अस्वाभाविक मृत्यु के कारण किसी की गति नहीं हुई थी। डर के मारे राजा ने किला छोड़ने का निश्चय किया, परंतु जाने से पहली रात ही उसके और उसकी पूरी सेना के ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण बाहर से नहीं, बल्कि किले के अंदर से हुआ था। कहते हैं उस रात इतना शोर मचा कि सुनने वालों के कान बहरे हो गए। राजा और उसके साथियों की चीखें दूर दूर तक सुनाई दी। वो रात अमावस की रात थी। तब से पूरा महीना वीरान पड़े रहने के बाद हर अमावस की रात इस किले में खूब शोर मचता है। वो प्रेत किले में आने वाले के सामने उसके डर के रूप में आ जाते हैं। जिस चीज से डर लगता है वो उसी की शक्ल ले लेते हैं। आधा तो बंदा उनकी शक्ल देख के ही मर जाता है। उन प्रेत के काम देखकर तो खुद मौत भी काम चाहती है। राजीव की बात सुनकर अमित बोला, यार तुम्हारी बात ना कहीं से भी बिल्कुल सच नहीं लगती है। यहाँ की तो हवा भी बिल्कुल शांत है यार। वो लोग किले में इधर उधर घूमते रहे। तभी उन्हें एक बंद कमरा सा दिखा। जाने किले के अवशेषों के बीच में यह कमरा कैसे सही सलामत रह गया। दरवाजे पर सांकल लगी थी और ऊपर से एक रस्सी लिपटी हुई थी। विनय ने जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और उससे रस्सी काट दी। जब उसने रस्सी को अच्छे से टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो रस्सी नहीं, मौली थी। विनय ने उसे चाकू के साथ ही अपनी जेब में वापस डाल दिया और कमरे की सांकल खोल दी। तीनों धीरे धीरे से उस कमरे में घुसे और टॉर्च की रोशनी से सब कुछ देखने लगे। कोने में एक जर्जर सा संदूक पड़ा था
राजीव ने आगे बढ़कर उस संदूक को खोल दिया। संदूक खोलते ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तीनों ने तंग आकर अपने कान उंगलियों से बंद कर लिए, पर शोर फिर भी उनकी बर्दाश्त के बाहर था। तभी राजीव को लगा जैसे उसके ऊपर कीड़े रेंग रहे हों। उसने टॉर्च अपनी साइड में की तो वाकई उसके ऊपर सैकड़ों कीड़े चल रहे थे। वो बुरी तरह से चिल्लाया और टॉर्च फेंककर अपने ऊपर से कीड़े हटाने लगा, पर कीड़े उसके मांस के अंदर तक धंस चुके थे। दर्द के मारे वो बिलबिलाए जा रहा था और देखते ही देखते कीड़े उसका पूरा शरीर चट कर गए। विनय और अमित ये देखकर पागल से हो गए। उन्होंने राजीव की ये हालत देखकर खूब उल्टियां की। वो उल्टे पांव कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़े, पर वहां कोई दरवाजा नहीं था। लेकिन वो तो दरवाजे से अंदर आए थे। तभी अमित की निगाह जमीन पर गई। राजीव के हाथ से गिरी टॉर्च से पूरी जमीन सांपों से भरी हुई दिख रही थी। अमित को सांपों से बहुत डर लगता था। उसकी घिघी बंद गई। देखते ही देखते अमित को सांपों ने पूरी तरह से लपेट लिया और धीरे धीरे उसके शरीर को कसते चले गए। अमित के शरीर की हर हड्डी की चटकने की आवाज विनय को सुनाई दे रही थी। चीखों से गूंजते किले में अमित की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। अमित का मृत शरीर जैसे ही धरती पर गिरा, वैसे ही विनय ने अपने होश खो दिए। उसका दिल और दिमाग अब कुछ और सहन नहीं कर सकता था। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई और किला खामोश हो गया। सूरज की रोशनी विनय के मुंह पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो इधर उधर देखता हुआ सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी आंखों के आगे रात की सारी घटनाएं एक एक करके दौड़ जाती हैं। वो डर के मारे खड़ा होता है और दरवाजे से बाहर की तरफ भाग निकलता है। किले से बाहर निकलते ही वो दरवाजा फिर से गायब हो जाता है। विनय बगैर रुके भागता चला जाता है। गिरता पड़ता बगैर रुके वो आखिर एक बस स्टॉप पर पहुंच जाता है और पहली बस जो भी दिखती है उस पर चढ़ जाता है। अब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। वो थक कर आंखें बंद करता है तो पिछली सारी रात की बातें उसके दिमाग में फिर से घूमने लगती हैं। डर के मारे वो आंखें खोल देता है। सारी बातों में बस उसे एक बात समझ नहीं आती कि आखिर वो बचा तो कैसे। राजीव और अमित की दुर्गति के बाद उसका बचना बड़े अचरज की बात थी। तभी कंडक्टर के आने पर वो टिकट खरीदने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में वो मौली आ जाती है। उसे देखते ही विनय समझ जाता है कि इसी कारण आज वो जिंदा है और शायद उस कमरे के दरवाजे को सिर्फ यही मौली बंद रख सकती थी। विनय को अब बहुत डर लगता है कि जाने उस दरवाजे को खोलकर उसने सबके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। उसने घबराकर मौली चलती बस से नीचे फेंक दी और कंडक्टर को टिकट के पैसे देने लगा। पर ये क्या, वहां कोई कंडक्टर नहीं था बल्कि एक प्रेत खड़ा था। और देखते ही देखते पूरी बस उस किले वाले कमरे में बदल जाती है और अब सिर्फ शोर था।